होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यदि हमारे पास साधन सीमित ना हो, अनलिमिटेड हो, असीमित हो, तो किसी चीज़ की समस्या आएगी ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित, उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखते हो जैसे आपकी एक आवश्यकता पूरी होती होगी, या फिर आप कहते हैं कि एक संतुष्टि जैसे पूरी होती है, तो क्या होता है, दूसरी संतुष्टि क्या है, तुरंत जन्म ले लेती है। ऐसा होता है कि नहीं? थोड़े समय के लिए सपोज मान लीजिए कि आपने एक शूज खरीदा हुआ है और उसको आप पहन रहे हैं, तो मुश्किल से 2 या 4 दिन बाद आपको लगता है कि शूज तो आप खरीद लिए हैं, अब शायद स्लीपर एक अच्छा सा मिल जाए या सैंडल एक अच्छा सा मिल जाए। ठीक, आप मान लीजिए एक पैंट खरीदते हैं, तो पैंट के बाद क्या होता है कि एक शर्ट आ जाए, शर्ट आ जाती है तो होता है कुर्ता खरीद लिया जाए, कुर्ता खरीद लिया जाए, होता है कोट खरीद लिया जाए। मतलब तुरंत जैसे एक संतुष्टि पूरी होती है, तुरंत संतुष्टि दूसरी आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और इसी के कारण क्या होता है कि आपको साधन सीमित होने, और इस साधन सीमित होने के साथ साथ एक चीज और होता है, इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। तीसरी चीज क्या होती है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग का मतलब ये है कि आपके पास यदि 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए मार्केट में लेके जाते हैं, तो ये आपके पास विकल्प मौजूद है कि आप 100 रुपए का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप चाट खा रहे हैं कि समोसा खा रहे हैं कि पानी पूरी खा रहे हैं कि जूस पी रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। मतलब आपके पास है क्या, मार्केट में तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, देखते होंगे, चाहे तो वहाँ पे हजारों की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, यहाँ क्या आ गया, साधन क्या हो गया, आपके साधन क्या है, लिमिटेड। आपके पास रुपया कितना है, 100 रुपया। तो अब 100 रुपया को आपके पास क्या है, चयन की समस्या आएगी यहाँ पे कि नहीं आएगी? यदि हमारे पास मनमाना रुपया होता, मनमाने जो मन होता वो खाते, जितना पैसा मतलब जरूरत से ज्यादा भरा होता, तो आपके पास कोई समस्या थी? अब आपके पास साधन सीमित होने की वजह से, यानी कि आपके पास 100 रुपए होने की वजह से आपके पास क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अब 100 रुपए का हम कहाँ से कौन सी ऐसी चीज खरीदें जिसमें हमें सबसे ज्यादा मतलब संतुष्टि मिले। ठीक, जब सबसे ज्यादा संतुष्टि, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि आप 100 रुपए वहीं व्यय करते हैं जहाँ पे आपको जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज पसंद आए। देखते हैं आपको केला अच्छा पसंद आ रहा है कि सेब अच्छा लग रहा है कि अनार अच्छा लग रहा है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र है उसका काम क्या है कि सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं की जो पूर्ति के मध्य समायोजन का जो अध्ययन किया जाता है, यानी जो स्टडी की जाती है किस चीज की, कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है। तो किस प्रकार हम सीमित साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम कर सकें, पूरी तो कभी नहीं की जा सकती। ये भौतिक जगत जब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो अनलिमिटेड वांट्स, जेके मेहता की एक थ्योरी, ठीक है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत। देखिए वो कहते हैं क्या है कि यदि हमें अपने मतलब अपनी आवश्यकता को सीमित करना है तो उसके लिए 2 साधन। एक तो अपने आप रिसोर्सेज बढ़ा दें, यानी कितना ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ाते चले जाएं जिससे क्या हो कि आपको जितनी आवश्यकताएं हो वो सब पूरी होती जाए। लेकिन उन्होंने इसको खुद क्रिटिसाइज किया और कहा कि यह वास्तविक जीवन में संभव नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित कर लेना चाहिए कि हमारे जो साधन हैं और आवश्यकताएं हैं दोनों समान हो जाए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कैसे आवश्यकताएं साधन सीमित, आवश्यकताएं सीमित करेंगे आप, कैसे आवश्यकताएं आप सीमित कर लेंगे? उन्होंने एक दार्शनिक अप्रोच अपनाया, गांधीयन अप्रोच कह सकते हैं या फिर बौद्धिज्म अप्रोच कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित कर लें कि हमें किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े, ना हमें लग्जरी कार की जरूरत पड़े, ना हमें घर द्वार की जरूरत पड़े, ना रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पड़े। क्या वास्तविक जीवन में संभव है? नहीं संभव है ना। इसीलिए उनकी जो ये परिभाषा थी उसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई एक अर्थशास्त्र का तो ये पूरा क्षेत्र ही प्रतिबंधित कर देता है। अर्थशास्त्र का जो एक तरफ से कहा जाए स्कोप है उसको ये सीमित कर देता है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकताएं ही नहीं रहेंगी, जब व्यक्ति के पास कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो क्यों संसाधन इकट्ठा करेगा?
और जब संसाधन नहीं इकट्ठा करेगा तो फिर आर्थिक क्रियाएं कैसे चलेंगी? ठीक। तो इसके कारण मेन समस्या जो है वो क्या है कि हमारे पास जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन सीमित साधनों के द्वारा सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के मध्य जो समायोजन करते हैं, जो अपना एक तरफ से कह सकते हैं एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एक रणनीति अपनाते हैं, उस रणनीति को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक। अब आप लोगों को शायद अर्थशास्त्र समझ में आया होगा, किसी को कोई समस्या भी? अर्थशास्त्र समझने में क्या है अर्थशास्त्र? आप लोग अभी भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैंने क्या कहा कि आप सोने में भी आपके साथ क्या है? अर्थशास्त्र है। आप सो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी दूसरी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको? दूसरी जगह पे, सोने को। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप दूसरी जगह पे भी जाके बैठ सकते थे। आप चाहें तो कैंटीन में जाके या फिर कहीं बाहर जाके घूम सकते थे, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको त्याग रहे हैं ना, उनको छोड़ रहे हैं। आप चाहे आप जो 1.5 घंटे आपका समय है या फिर जितना समय है आप लोगों के पास, ये क्या है? आपके पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम पूर्ति करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ना। क्योंकि आपको यदि 1.5 घंटे बैठेंगे तो आपको यह है कि कुछ न कुछ सीखेंगे। बाहर बैठेंगे तो क्या होगा? कुछ बकैती करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय आपको क्या है? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज का है? नींद का है ना, आराम का है। उस समय यदि आपसे 12 बजे से 6 बजे रात के बीच में यदि आपको कोई कहे कि मैं आपको 200 रुपया दूंगा, तुम रोज जगो, क्या जगोगे? आपको 5 रुपया देकर जगोगे आप लोग? है मतलब किसी के पास जब समस्या होती है तब जगता है आदमी, किसी के पास जब जरूरत होती है। ऐसे तो नहीं जगेगा भी तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब क्या है कि हर जगह पे आपके साथ अर्थशास्त्र है। आप जो काम कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप दूसरे के जगह पे किसी एक को क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक। वहीं पर क्या होता है? आपका इकोनॉमी आ जाती है, यानी अर्थशास्त्र आ जाता है। ठीक। अब क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? तो देश के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत, ठीक है, आपकी जो आर्थिक सीमा होती है, तो किसी भी देश के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं आर्थिक जगत में, आपकी कर की नीति क्या है, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है, ठीक, सरकार के जो नीतियां हैं वो क्या है, सरकार अपने आय का वितरण किस प्रकार करना चाहती है, सरकार की पॉवर्टी को लेके क्या नीतियां हैं, रोजगार को लेके क्या नीतियां हैं, ठीक, शिक्षा को लेके क्या नीतियां हैं, बेरोजगारी को लेके क्या नीतियां हैं, ये सब सारी चीजें क्या है? अर्थव्यवस्था है। यानी कि देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, किसी भी देश के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक। अब अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? मेन चीज कि आर्थिक गतिविधियां का जो अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों में आप समझ रहे हैं, अर्थ का मतलब धन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, लोगों के कल्याण से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं, क्योंकि धन का संबंध अल्टरनेट क्या है? कल्याण से जुड़ा हुआ है। आप लोग धन इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं? अपने वेलफेयर को, अपने कल्याण को, अपनी संतुष्टि को, अपने ह्यूमन वेलबींग को अधिकतम करना चाहते हैं, अपने विकास को अधिकतम करना चाहते हैं। इसी के कारण क्या है? आप आर्थिक गतिविधियां करते हैं। ठीक। तो ये क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? उसको कहते क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत। कम से कम इतना तो बताओ, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, इतने लोग बैठे हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नेचुरल चीजों से, जैसे हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्स है उसे हम यूटिलाइज करते हैं। सेकेंडरी में जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं? इनपुट के रूप में यूज करते हैं। और तीसरी चीज क्या है? सर्विस सेक्टर। पहला हमारी क्या? प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि एवं एलाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कृषि एवं कृषि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां जितनी होती हैं, निर्माण, खनन, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं? माइनिंग, ये सब क्या है? आपकी द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? आपका सेवा से संबंधित, यातायात, परिवहन से, बैंकिंग, संचार गतिविधियां जो है ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो हम लोगों का आज क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखना है। ठीक।
सबसे बड़ी चीज आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है, रोल क्या है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि क्षेत्र का। तो आप बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की क्या क्या भूमिका है। एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। उसके बिना हमारी जो इकोनॉमी है वो चलने के काबिल नहीं। बिकॉज अबाउट 60% ऑफ जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। बट जीडीपी उसमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि उसमें हद से ज़्यादा लोगों इंगेज हो रखे हैं उधर, और जो आउटपुट है वो कम है। प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, खाली इम्पोर्टेंस पूछ रहा हूँ, उसका महत्व क्या है। सही बता रहा हूँ। पहला नंबर है, जैसे कि आप लोग पॉइंट करना, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन करते रहिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, कुछ पॉइंट करके लिख लीजिए 5 है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। तो आप लोग वैसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझा दे रहे हैं। राष्ट्रीय आय में जैसे उसने बताया कि 1950-51 के समय कृषि की भूमिका थी। लगभग कृषि और कृषि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 53 से 54% के आसपास क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका थी। ठीक, 53 से 54%। अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग डेटा मिलता है, क्योंकि कुछ क्या करते हैं कृषि से संबंधित चीज़ों को ले लेते हैं, कुछ खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले लेते हैं, कुछ क्या करते हैं साधन लागत पर। जब कभी राष्ट्रीय आय पढ़े, पिछली बार पढ़ाए थे, इस बार भी जब मौका मिले तो पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आय में साधन लागत पर होती है राष्ट्रीय आय, फिर उसका बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होता है। तो अलग अलग डेटा मिलता रहता है। इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब 1950-51 के समय भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि की भूमिका लगभग 53-55% थी। ठीक, अब वो लगभग क्या है, लगभग 16 से 18% हो गई। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी भी लगभग 18% के आसपास क्या है, कृषि और कृषि से संबंधित जो है हमारे भारत में राष्ट्रीय कृषि का योगदान है, किसमें, राष्ट्रीय आय में। ठीक, पहला पॉइंट हुआ। दूसरी चीज क्या है कि कृषि क्षेत्र में क्या है, रोजगार। तो हमारा स्टार्ट में क्या था 1950-51 के समय। आप लोग जब कभी देखते हैं तो कंपेयर किया जाता है। 50-51 में क्या था, तो लगभग 69% के आसपास क्या था कि कृषि का और कृषि का मतलब कृषि से संबंधित क्षेत्रों में लोग रोजगार में लगे हुए थे। इस समय के किसी को डेटा याद है कुछ एग्जैक्ट? लगभग पिछले बजट में 42% के आसपास क्या था दिया हुआ था कि लगभग 42% के आसपास कृषि से मिलता है, कृषि से संबंधित जो लोग थे वो रोजगार में थे, और कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र था लगभग 48% के आसपास क्या था, लोग उससे जुड़े हुए थे। तो पहली चीज क्या है कि हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, राष्ट्रीय आय के रूप में। लिखे कि नहीं, राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। ठीक, 1950-51 में कितना था इसका, 53.1%। 2011 में कितना था, लगभग 40% के आसपास। दूसरा हेडिंग है रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। आपने जो हेडिंग लिखवाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, इसको वन लाइनर में स्पष्ट कर दीजिए। जैसे अभी आपने समझाया है तो लिखवा दीजिए। वही लिखवा तो मैं, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। ये वही तो है, पहला पॉइंट है ना, राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। 50-51 का तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं खाली डेटा लिख दिया हूँ ना। राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 1950-51 कितना था, 53.10, और 2011-12 में कितना था, 40% के आसपास। इस समय कितना है, लगभग 18% के आसपास। कितना आप लिख लीजिए ना, कृषि से संबंधित 1950-51 में राष्ट्रीय आय में योगदान 53.10% था। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग लगभग 53.10% था, जो 2011-12 में घटकर
14% हो गया था, जो 2011-12 में घटकर 14% हो गया था। 2021-22 में 2021-22 में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान लगभग 18% के आसपास, लगभग 18% के आसपास। आगे हेडिंग डाल लीजिए। ज्यादा तेज बोल गया हूँ क्या? नहीं सर। रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व, रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। उन्नीस सौ इक्यावन में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा, कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा 60.9% था। 69.5% था, 69.5%। जो 2021-22 में लगभग 48% के आसपास हो गया है। हाँ 48 तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति, इसको समझाने की जरूरत है आपको? ऐसा इसमें है नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि किसी भी देश की जनसंख्या के लिए क्या आवश्यकता, उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो कृषि क्षेत्र से ही भोजन आपको मिलेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, पूंजी निर्माण में सहयोग, पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण में सहयोग। पूंजी निर्माण क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका, बताया था ना पिछली बार पूंजी निर्माण क्या है। पूंजी जानते हैं? पूंजी क्या होती है? पूंजी मतलब जो भी हमारी हम लोग की मतलब पैसे से रिलेटेड या कोई भी धन संपत्ति होती है, हम लोग उसको बनाते हैं जो अपने लिए इकट्ठा करते हैं, हमारी पूंजी कहलाती है। अच्छा, धन में पूंजी में क्या अंतर है? सर देखिए, धन को अगर हम करें तो धन में तो सर पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी भी आता है। पूंजी सर देखा जाए तो दो तरीके की होती है। एक तो हमारी जो सेविंग्स होती है, पैसा वो होती है, और एक जो इंसान अपना स्टडी करता है, अपने एक आत्मसम्मान बढ़ाता है, उसको भी पूंजी कहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है तो मैंने अपने सम्मान की पूंजी बनाई है। मुझे फंसा दिया ऐसा आंसर सर दिया। फंसा नहीं सर, आपके स्टूडेंट है ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे फंसा दिया। तुमने आंसर जो दिया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है कि इनको समझाने लगूं तो मैं दूसरी चीज समझाने लगूंगा। सर वही तुमने ह्यूमन कैपिटल की बात कर दी ना, मानव पूंजी की बात कर दी। गलत तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि गलत बताया। गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा है, इसी वही चीज है कि वो गलत तो नहीं, इसलिए तो मैं सुन रहा हूँ उसको कि देखो कहाँ से कहाँ लेके घुमा दिए पूरा क्वेश्चन को। आंसर मैं खाली धन और पूंजी में अंतर ये होता है कि जो धन होता है आपका वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब पूंजी जो है वो क्या होता है, उससे और अधिक धन कमाया जा सकता है। ठीक है। पूंजी क्या होता है, एक तरफ से कह सकते हैं प्रवाह चर है, यानी कि फ्लो है। और जो आपका धन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, यानी कि स्थिर होता है। जो आपके पास नोट है 100 रुपए का, जो आपके पर्स में भरा हुआ है, वो 100 से 110 तो हो नहीं जाएगा। लेकिन यदि वह 100 रुपया को आप क्या करें, बैंक में जमा कर दें, कुछ दिन तक जमा रखें, 2-4-6 महीने, तो हो सकता है 100 की जगह 105 हो जाए। तो क्या होगा, आपकी पूंजी हो जाएगी। धन क्या है आपका,
कि जो आपने तिजोरी में बंद करके रख दिया है वो आपका क्या है, धन है। ठीक, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब कि पूंजी निर्माण में सहयोग कृषि क्षेत्र में क्या है कि कृषि से जितनी भी आप देखते होंगे कि रियल एसेट्स का नाम सुने ना, वास्तविक परिसंपदा, यानी कि जो भवन निर्माण में लोग खर्च करते हैं या फिर प्लाटिंग का काम करते हैं, या ये जितनी सारी चीजें क्या है, सब पूंजी निर्माण में सहयोग करता है। कौन? कृषि क्षेत्र। आप देखते होंगे कि कृषि से संबंधित जो एक तरफ से कहा जाए कि जो जोतने वाली जमीन होती है उसका रेट अलग होता है, जो प्लाटिंग की जमीनें होती हैं उनका रेट अलग होता है। तो ये सब क्या है, एक तरफ से कहा जाए कि पूंजी निर्माण में सहयोग प्रदान करता है कौन क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। ठीक, समझ में आया चीज? पूंजी निर्माण में सहयोग लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के। अगला पॉइंट लिख लीजिए, 5वां पॉइंट, औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के लिए आगत के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत। औद्योगिक विकास के लिए आगत के रूप में, आगत का मतलब समझ रहे, इनपुट जिसे कहते हैं, औद्योगिक विकास में आगत के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत, औद्योगिक विकास के लिए आगत के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक, मतलब ये है कि औद्योगिक विकास, जैसे आप देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कुछ भी ले लें तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? कृषि क्षेत्र से। कोयला किसका पार्ट है? कृषि क्षेत्र का, है ना। माइनिंग क्या है? खनन, ये सब सारी चीजें क्या है, ये उद्योग क्षेत्र का है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, मान लीजिए बिस्किट फैक्ट्री खोल रहे हैं या फिर आप लोग कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है आप लोगों को? चीनी मिल है तो उसके लिए कहाँ से मिलता है? गन्ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र को क्या करता है कि रॉ मटेरियल प्रदान करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि प्रकृति से संबंधित जितनी भी वस्तुएं वो क्या कहलाती है? प्राथमिक वस्तुएं कहलाती है, नेचर से रिलेटेड। और नेचर से हमको क्या मिलता है? रिसोर्सेस मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलता है। तो इस रॉ मटेरियल का जो हम लोग यूज करते हैं, कच्चे माल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में। तो इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होंगे तब तक आप किसी वस्तु का उत्पादन कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जैसे सबसे ज्यादा इस समय फोकस क्या किया जा रहा है, हम लोगों के यहाँ एक कह सकते हैं डिलेमा की सिचुएशन है, एक तरफ से कह सकते हैं पैराडॉक्स की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। ये आप लोग देखते होंगे एफडीआई पॉलिसी का नाम सुने? एफडीआई का नाम सुने कि नहीं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं सुने? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं जानते? अच्छा, विदेशी कंपनियां जब हमारे देश में आती हैं, नाम सुने कि नहीं? विदेशी कंपनियां भारत में आके काम करती हैं, है ना। तो उसी को टेक्निकल रूप में क्या कहते हैं कि जब वो एक तरफ से परिभाषा है, अरविंद मायाराम कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि विदेशी कंपनियां 10% से कम निवेश करती हैं किसी दूसरे देश की परिसंपदा पर, ठीक है, 10% से कम, तो क्या कहलाता है? वो एफपीआई कहलाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और यदि वो 10% या 10% से अधिक निवेश करता है तो क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। हालांकि अभी एफडीआई नहीं पढ़ा रहे हैं और खाली टर्मोलॉजी आ गई है तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो क्या है कि जब 10%, यानी कि आप जब कोई दूसरे देश की कंपनी किसी देश में जाके पूंजी लगाती है और 10 उसकी कुल पूंजी से, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है और कोई दूसरे देश की कंपनी आके 10 रुपये से कम मुझे 8 रुपये का योगदान करती, कहता मेरा भी 8 रुपये शेयर लगा लीजिए, ठीक, 8 रुपये मैं भी देना चाहता हूँ आपकी कंपनी में, तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक, यदि वो कह दे कि 10 रुपया देना चाहता हूँ या 10 रुपये से ज़्यादा देना चाहता हूँ, मेरा भी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एफडीआई हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। खैर आप लोगों की पहली क्लास है, मुझे अभी इसी से याद आया, देखिए पढ़ाई लिखाई तो आप लोग हमेशा करते रहेंगे, और यदि आगे आप बढ़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं, अच्छा ये बताओ आप लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे क्यों बैठे हुए? पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? ज्ञान मतलब हम लोग क्यों शिक्षित होना चाहते हैं? कोई बताएगा क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? जॉब के लिए। और कोई? तो सोशियोलॉजी वाली को बताओ। सर
स्टडी जो होती है वो मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉइंट क्यों आनी चाहिए? केवल जॉब के लिए ही नहीं, क्योंकि सर हमारा शिक्षित होना जरूरी है। जब क्यों? तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, क्यों जरूरी है? कोई चीज़ में किसी भी चीज़ में नॉलेज नहीं होगा तो सर वो बेकार है ना। फिर अगर हम बिल्कुल ही अनपढ़ करके बैठे ऐसे नहीं काम चलता है। कुछ ना कुछ हर किसी को नॉलेज की जरूरत होती है, उसके लिए हमें ये रखना चाहिए क्योंकि हम समाज में समाज में सुधार करना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको पता है कि नहीं, विवेकानंद जी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में फेल हो गए। नहीं पता? नहीं पता सर। फिर सर अगर हम शिक्षित होंगे और इसी मतलब अपने तरीके से किसी और को भी इसी तरीके से करेंगे तो सर हमारा समाज सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए शिक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये भी पॉइंट है पर मतलब कि यदि कोई व्यक्ति स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए तो समाज को नहीं सुधार नहीं सकता। सर ऐसा नहीं है। सर अलग तरीका होना है वो कैसे अलग तरीका हो जाता है? मान लो कोई खेत में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसको इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट है उसका। वो क्या कर रहा है, चारों तरफ बाग बगीचे लगा रहा है, उससे कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। वो पशु पक्षियों को पाल रहा है, उनका संरक्षण कर रहा है और एक तरफ से अब तो आ ही गया है एग्रीकल्चर, जीरो फार्मिंग का काम कर रहा है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है, लोगों को सर्वाइव कर रहा है, बेच रहा है, लोगों को खिला पिला रहा है, उसको तो वो भी तो समाज का कल्याण कर रहा है। लेकिन सर अगर जो शिक्षित व्यक्ति का कार्य करेगा उसके फिर करने का तरीका अलग होगा। क्या अलग होगा जैसे बताओ? टेक्नोलॉजी यूज करेगा, जैसे टेक्नोलॉजी यूज करेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रह जाएगा है? मैं बता रहा हूँ, अपने गांव की बात बता रहा हूँ। जो प्राचीन लोग हैं वो तो कभी पढ़ने नहीं गए। आप लोग शायद है कि कृषि क्षेत्र में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। कृषि क्षेत्र में क्या होता है, उसकी उर्वरकता को, भूमि को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि एक समय एक फसल जिस जमीन पर बोई जाती है, अगले साल उस जगह पे वो फसल नहीं बोई जाती, फसल चक्र परिवर्तित किया जाता है। तो मैं अब खुद अपना ऑब्जर्व किया हुआ हूँ अपने घर वालों को। मेरे घर में जो सीनियर लोग थे, बाबा जी दादाजी थे, वो तो नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन वो भी इसको फॉलो कर रहे थे। उस समय तो कॉलेज था नहीं। और शायद है कि जो जो टेक्नोलॉजी आज वो अपनाई जा रही है, अब आप लोग देख रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हटा कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक चीजों को हटा रहे हैं, है कि नहीं? जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्राचीन लोग तो यही करते थे। तब तुम लोग कहाँ शिक्षित होने के बाद भी वही उन्हीं लोगों को अपना रहे हैं। सर कहीं ना कहीं तब भी उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज था, उनको प्रकृति से प्रेम भी था। वो जानते थे कि अगर हम इसमें कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे प्रकृति में दिक्कत होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि आप समाज सुधार करने के लिए बिना शिक्षा का होना परम आवश्यक है ना? देखिए, शिक्षा का हम जो अध्ययन करते हैं, कोई हालांकि ये सबसे अच्छा आंसर रहता है, पहले नंबर पे ही रहता है, जॉब पाने के लिए हम लोग शिक्षा कर रहे हैं। ठीक, देखिए शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अपने ज्ञान का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो बुद्धि है, उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए इकोनॉमिक्स में जो विवेकपूर्ण रेशनल वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसकी पहली एजम्पशन, ये जो इकोनॉमिक्स वाले यदि कोई बैठा हो, पहली एजम्पशन उसकी यही होती है कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर रेशनल, यानी कि उपभोक्ता या उत्पादनकर्ता क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, विवेकशील होते हैं। विवेकशील होने का मतलब यह होता है कि जो उनके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे वो क्या होंगे? रेशनल होंगे, यानी कि उपभोक्ता जो होगा उसको यह पता है कि मुझे आलू की टिक्की खाना है, या फिर मुझे समोसा खाना है, या फिर मुझे क्या करना है, पानी पूरी खाना है, या फिर मुझे जूस पीना है। ठीक, आप तो देखते होंगे किसी को समोसा पसंद होगा तो किसी को जलेबी पसंद होगी, तो किसी को क्या है, पानी पूरी पसंद होगी। ये आपका मैटर है, आपकी संतुष्टि कहाँ पर अधिकतम हो रही है। उसी तरह जो प्रोड्यूसर होता है उसका काम क्या होता है कि वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है जिसमें वो क्या होता है, स्किल उसकी होती है, यानी कि इफिशियंसी उसकी होती है, कुशलता होती है, उसकी दक्षता होती है कि वो किस प्रकार क्या करे, ऐसी वस्तु को उत्पादन करे जिसकी लागत सबसे ज़्यादा कम हो और उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक हो। मतलब क्या है, मेन काम क्या है, अपने ज्ञान का मेन चीज़ क्या है, विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए। फिर से यहाँ देखो क्या आया, जैसी थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग, पहली एजम्पशन, हर एक सिद्धांत की पहली एजम्पशन क्या है उसकी कि सारे जो मतलब कि एजेंट्स हैं, आर्थिक अभिकर्ता हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स जितने हैं आर रेशनल, यानी कि सभी लोग क्या है, विवेकशील हैं। विवेकशील होने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को ये पता है कि किसमें उसको सुख मिलेगा, किसमें उसको दुख मिलेगा, क्या उसका
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या उसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, उत्पादक की दृष्टि से देखें तो उसका मेन रोल क्या होता है, अपना लाभ अधिकतम करना, और उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने ज्ञान का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए ही क्या करते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लास हो या किसी और की क्लास हो, बहुत सारे टॉपिक होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं यहाँ के मात्र सिर्फ यहाँ पे ही नहीं डिपेंड रहना है कि जो यहाँ पे लिखा दिया गया, यहाँ पे पढ़ा दिया गया तो आप बैठ गए और बस नोट कर लिए, उठा के वो फिर रख दिए, अगले साल फिर से वही गर्दा उठाते उठाते उसको उठाए तो इतनी धूल जमी हुई है। ये सब सारी चीज़ें नहीं करना है। जिस टॉपिक पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक पर आपको जाना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे, आप डेटा सर्च करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे कि कौन कौन सी सरकार के द्वारा पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, उसका करंट सिनेरियो क्या है, यानी कि वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, उसकी सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी है। सारी जगह पे हर एक कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, कहीं ऐसा कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जो आपको पूरी तरह से पूरी तैयारी करवाए। सबका मेन चीज़ ये होता है कि मार्गदर्शन करने का काम होता है शिक्षक का, कि आपको एक गाइडलाइन प्रदान करता है, आप उसको फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। फॉलो करने का मतलब ये है कि जैसे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करना है, आपको देखना है, उसका करंट सिनेरियो क्या देखना है। जैसे मान लीजिए इसमें डेटा है, अभी तो उतना अभी कुछ ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं हूँ, इधर उधर की बातें ज़्यादातर हुई हैं, उसमें देखना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या उससे क्या क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, कैसी सारी चीज़ें, क्या क्या सरकार की नीतियाँ क्या हैं, पहले क्या नीतियाँ थी, अब क्या नीतियाँ हैं, और इसके क्या संभावनाएं हैं। ये सब सारी चीज़ें जब आप लोग खुद से देखना शुरू कर देंगे तो आपको खुद इंटरेस्ट पैदा होगा और आप खुद से आगे चीज़ों को समझते चले जाएंगे और नए नए क्वेश्चन उठा के लाएंगे। तो हो सकता है कि हमको वर्तमान में ना आ रहे हों, हम आप लोगों को बाद में जवाब देंगे, और चीज़ें क्या है थोड़ा सा अच्छी बनेंगी, थोड़ा एक कह सकते हैं कि क्रिएटिव माहौल बनेगा और चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ एक मुझे बताना था कि क्लास के समय कोई भी एक भी पॉइंट है आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आप लोगों के सामने FDI का नाम लिया, FPI का नाम लिया, पूंजी का नाम लिया, धन का नाम लिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पूछिए कि सर ये है क्या। यदि आप लोग एक कोई भी टर्मोलॉजी यदि यूज की जाती है, मेरे ही विषय में नहीं किसी भी विषय में, और आपको उसको नहीं आता है तो आप लोग निसंकोच उस शब्द का मतलब, खासतौर से मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं दूसरे पता, कि आप लोग पूछ सकते हैं कि ये शब्द आपने जो सब प्रयोग किया है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। जब तक आप लोग इकोनॉमिक्स के में टर्मोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक कि शब्दावली नहीं जानेंगे कि ये है क्या, तो आप आगे चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी है, मैं नई कोई भी शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि अभी कभी टीचर ये होता है ना कि बहुत नॉर्मल चीज़ होती है तो आदमी सोचता है कि ये दिमाग में किस लोगों को आ रहा होगा, तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग उसी समय तुरंत पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। यदि ये सब आप जान जाएंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो कितना हुआ है, 4 पॉइंट में 5 पॉइंट, एक पॉइंट और लिख दीजिए, वाणिज्यिक महत्व, यानी कि या फिर कह सकते हैं व्यापारिक महत्व। व्यापारिक महत्व के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो हमारे कृषि से संबंधित जो निर्यात होते हैं, ठीक है, उनसे जो सरकार को आय अर्जित होती है, या फिर जो मतलब जो निर्यात करने वाले जो लोग हैं उनको जो आय अर्जित होती है, इसमें भी इस कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगला आप लोग देखे होंगे कि भूमि सुधार की हम लोग बात करते हैं कि भूमि सुधार जानते हैं, जिप्सम डाली जाती है, जिप्सम डाली जाती है, जिप्सम। अरे भूमि सुधार में थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, जो महालवाड़ी का नाम सुने होंगे, रैयतवाड़ी का नाम सुने होंगे। महालवाड़ी इसमें किसानों को ज़्यादा फायदा हुआ था। अच्छा, किसानों को फायदा हो गया था। और क्या थी, एक रैयतवाड़ी थी, एक महालवाड़ी थी, एक क्या थी, काश्तकारी प्रथा। तीनों प्रथा के बारे में जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं? सुना है, थोड़ा पढ़ा नहीं। अच्छा, सुना है। कोई बताएगा काश्तकारी प्रथा क्या थी, कौन लाया था, कौन अडॉप्ट किया था? देखिए, जमींदारी प्रथा सर्वप्रथम, एक सेकंड,
जमींदारी प्रथा सर्वप्रथम क्या था, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने क्या किया था, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रथा का प्रचलन लाया था। जमींदारी प्रथा क्या थी? एक तरफ से कह सकते हैं कि राज्य का मतलब जो था उस समय सरकार थी, और जो किसान लोग थे, ठीक, उनके बीच में क्या करते थे, जमींदार मध्यस्थ का काम करते थे। राज्य मतलब जो सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जमींदार जो क्या था कि जमीन का मालिकाना हक होता था उसको, आप लोग पुरानी मूवियाँ देखे होंगे, उसमें जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, सेठ साहूब महाजन जो होते थे वो क्या करते थे, खेती नहीं करते थे, मजदूरों से खेती करवाते थे और उनसे क्या करते थे, लगान वसूलते थे, ठीक। तो एक जो काश्तकारी प्रथा थी, ये काश्तकार कौन होते थे, जो खेतों में काम करते थे, ठीक। तो ये जो काश्तकार थे खेतों में काम करते थे, और ये क्या करते थे कि इसको लगान जमींदारों को देते थे, और जमींदार क्या करते थे, राज्य को लगान ट्रांसफर करते थे, ठीक। तो इस प्रथा में क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरुआत की थी। इसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो बिचौलिया का काम करते थे, एक मध्यस्थता का काम करते थे। कि भूमि सुधार जो ब्रिटिश 1950 के पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया था, एक तरफ से कहा, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार आंदोलन यानी कि भूमि सुधार की उन्होंने बात की थी। एक तरफ से सुधार किया गया, सुधार क्यों किया जाता है, कृषकों के लिए, लेकिन ये सुधार किसके लिए था, राज्य के लिए, यानी कि सरकार के लिए। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जब देखते हैं तो अक्सर ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काश्तकारी प्रथा क्या थी, जमींदारी प्रथा क्या थी, महालवाड़ी प्रथा क्या थी, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी। तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, इसको बता चुका हूँ। और काश्तकारी मतलब जो लोग काम करते थे वो जमींदार क्या करते थे, इनसे लगान वसूलते थे और फिर क्या करते थे, राज्य को ट्रांसफर करते थे, ठीक। यानी कि ये लोग बिचौलिए का काम करते थे। लिख लीजिए, इसको लिखना हो तो जमींदारी प्रथा, एरी डाल के जमींदारी प्रथा, इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में, इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत जमीन का स्वामित्व, इस प्रथा के अंतर्गत जमीन का स्वामित्व का मतलब समझ रहे हैं, मालिकाना हक जो होता है, जमीन का स्वामित्व जमींदार के पास रहता था। जमीन का स्वामित्व जमींदार के पास रहता था, पर खेती की व्यवस्था करना तथा श्रम करना, खेती की व्यवस्था करना तथा श्रम करना दूसरों के हाथ में था। जिन्हें काश्तकार कहा जाता था। जिन्हें काश्तकार कहा जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत जमींदार सरकार को लगान चुकाता था। वास्तव में खेती करने वाले काश्तकार का
वास्तव में खेती करने वाले काश्तकार का, वास्तव में खेती करने वाले काश्तकार का राज्य से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में खेती करने वाले काश्तकार का राज्य से कोई संबंध नहीं था। कहाँ प्रारंभ की गई थी? बंगाल में। इसके बाद इसको लिख लीजिए, इस बाद में इसे आगे लिख लीजिए, बाद में इसे बिहार, आंध्र प्रदेश, बाद में इसे बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अक्सर क्वेश्चन में पूछना होता है, जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब इस समय तो थोड़ा रोज का रोज क्या होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रही है आप लोगों की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जमींदारी प्रथा थी वो कहाँ कहाँ प्रचलित थी, तो स्टेट के नाम दिए जा सकते हैं, कभी कभी कूट मिलाने के लिए दे दिया जाता है, फिर कई राज्यों के एक साथ नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ था? बंगाल में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक, अगले एक डाल लीजिए आप लोग, महालवारी प्रथा। महालवारी, देखिए महालवारी प्रथा क्या थी कि जिसमें क्या किया जाता था कि जब इसमें जमींदारी प्रथा में देखा गया कि जो जमींदार थे बहुत ज़्यादा काश्तकारों का शोषण कर रहे थे, उनकी स्थिति जो सुधरने की स्थिति थी उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति होती चली गई, और इसमें से लाभ किसको हुआ? राज्य को और जमींदारों को हुआ। ज़्यादातर लाभ किसको हुआ? राज्य को हुआ। तो सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त करके और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अध्यक्षता में क्या किया कि महालवारी प्रथा को शुभारंभ किया। तो महालवारी प्रथा क्या थी कि इसमें जो गांव के गांव को क्या किया जाता था कि जमीनें आवंटित कर दी जाती। आपके यहाँ के नियर अबाउट कौन सा गाँव? दो के अगल बगल जो भी गांव है, तो उस गांव में मान लीजिए कोई प्रधान होगा, कुछ प्रधान को या फिर इसी तरह के क्या थे, कुछ लोगों को क्या है, समूह को क्या किया जाता था, जमीन दे दी जाती। और वो लोग क्या करते थे कि जितने श्रमिक होते थे, जितने काश्तकार होते थे, वो आपस में सब मिल के क्या करते थे, खेती करते थे। मिल के मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एक ही खेत होता था, अलग अलग जगह पे अपना अपना ले लेते थे, अलग अलग बटाई का काम करते थे, और अलग अलग जमीनें से जो उत्पादन होता था उसको क्या करते थे, वो फिर डायरेक्ट क्या करते थे कि राज्य को ट्रांसफर करते थे, क्या, लगान। ठीक, इसमें क्या हुआ, जो महाल थे, यानी कि जो एक तरफ से कहा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे आपस में उनको महाल कहा जाता था, वो क्या थे, डायरेक्ट राज्य को क्या करने लगे, लगान देना शुरू कर दिया, यानी कि बिचौलियों का यहाँ पे अंत कर दिया गया था। हम क्या था, पूरे गांव को, जैसे मान लीजिए आपस में इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है कि गवर्नमेंट हूँ या सरकार हूँ, तो मैंने क्या किया, सब लोगों को, आपको पहले क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने किसी लड़की को किया और ये कहा कि ये आप लोगों को क्या करेगी, जैसे मॉनिटर होता था ना कॉलेज में, आप लोग देखते रहे होंगे क्लास में, कोई एक मॉनिटर होता था। तो मॉनिटर को क्या होता था कि वो क्या था, सब लोगों को, मान लीजिए कक्षा में देखते रहे होंगे कि बच्चे शोर मचाते रहे, तो जब बच्चे शोर मचाते रहे होंगे तो मॉनिटर वो चुप्पा से नाम शांति लिख लेता था कि नहीं, और जाके टीचरों को पकड़ा देता था, और फिर इसके बाद उनकी धुनाई होना शुरू हो जाती थी। होता था कि नहीं ऐसा? तो उसी तरह क्या होता था कि जो एक तरफ से जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या थे, वो बिचौलिए थे, है ना। अब क्या हुआ कि मॉनिटर की प्रथा खत्म कर दी गई, सब लोगों को एक साथ बैठा दिया गया, जिसकी जो समस्या है वो डायरेक्ट टीचर से मिले और बताए। तो उसी तरह क्या है कि जैसे मेरे पास कोई जमीन है, मैं आप सब लोगों को कह दूं कि आप सब लोग एक साथ काम करेंगे और उसके बाद जो रिटर्न होगा वो मुझको देंगे। ये प्रथा क्या कहलाई, महालवारी प्रथा कहलाई। ठीक, इसको विलियम बेंटिंक ने स्टार्ट से लिख लीजिए, इसको समझ में आया ना महालवारी क्या है। गांव के गांव को क्या किया जाता था, जमीन आवंटित कर दी जाती थी, और जो गांव के मुखिया होते थे वो आपस में क्या करते थे, डायरेक्ट सरकार को
लगान देते थे। ठीक, लिख लीजिए। इस प्रथा में भूमि पर किसी ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था। इस प्रथा में सर इसकी डेट क्या है? इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, 1900 विलियम बेंटिंग है तो जाहिर सी बात 1920 के बाद ही आया होगा। इस प्रथा में भूमि पर किसी ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था। वैसे इतिहास में तो इसको पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया होगा, दिखाया नहीं है क्या? पिछली बार पढ़ाया गया है ना। इस प्रथा में भूमि पर किसी ग्राम समुदाय का, कहाँ तक लिखे हैं? ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था। ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था। गांव ही प्रबंध इकाई के रूप में 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 था। खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वालों में बांट दिया जाता था। खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वालों में बांट दिया जाता था। खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वालों में बांट दिया जाता था और उनसे लगान वसूली जाती थी। कामा सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती थी। सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती थी। इस प्रणाली को विलियम बेंटिंग द्वारा आगरा एवं अवध में शुरू किया गया था। विलियम बेंटिंग द्वारा आगरा एवं अवध में शुरू किया गया था। आगरा और अवध में शुरू किया गया था। बाद में यह मध्य प्रदेश और पंजाब में विस्तृत हो गया था। बाद में मध्य प्रदेश और पंजाब में विस्तृत हो गया था। ठीक, कहाँ स्टार्ट किया गया था? आगरा और अवध। पिछली बार अच्छा मैं आप लोगों को कैपिटल मार्केट पढ़ाया था। कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा है? इस बार कितने लोग दिए थे यूपीएससी को? दिया था? पिछली बार यूपीएससी जब दिए रहे होंगे तो कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन आया था, कर पाए थे उसको? उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था। मैंने क्या बताया था कि अक्सर मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि ये क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, कौन कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, वही पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। मतलब खाली आप लोग नाम याद रखे रहे होंगे तो क्वेश्चन आपका हो गया रहा होगा। अब मुश्किल से कैपिटल मार्केट का 2 दिन क्लास चला था, यदि 2 दिन क्लास में यदि 2 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है ना। खैर ठीक है, महालवारी प्रथा आपको समझ में आई? तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, रैयतवाड़ी। रैयत लिख लीजिए इसको। इस प्रणाली का शुरू में प्रयोग
इस प्रणाली का शुरू में प्रयोग मद्रास में किया गया। मद्रास मतलब क्या है? चेन्नई। इस प्रणाली का शुरू में प्रयोग मद्रास में किया गया है। बाद में इसे महाराष्ट्र, बरार, असम जिसे कहते हैं असम, पूर्वी बंगाल में भी प्रयोग में लाया गया। पूर्वी बंगाल में भी प्रयोग में लाया गया। पूर्वी बंगाल में भी प्रयोग में लाया गया। इस प्रणाली में लिख लीजिए, इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व राज्य के पास होता था। इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व राज्य के पास होता था। भूमि का स्वामित्व राज्य के पास होता था। इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला ही भूमि पर खेती करने वाला ही स्वामी होता था। खेती करने वाला ही स्वामी होता था, जिसे रैयत कहते थे। रैयत समझ रहे हैं? ये इसे रैयत कहते थे। लीजिए, रैयत ही राज्य के प्रति जिम्मेदार होता था। रैयत ही राज्य के प्रति जिम्मेदार होता था। रैयत ही राज्य के प्रति जिम्मेदार होता था। मतलब यह है कि पहले आप लोगों ने देखा कि जो जमींदारी प्रथा आई उसमें क्या था, बीच में जमींदार आए। ठीक, जमींदार को देखा गया कि जमींदार उसमें सबसे ज्यादा मतलब लाभान्वित हो रहे थे, तो उसको हटा के क्या किया गया, एक ग्रुप में बांट दिया गया, गांव को दे दिया गया। फिर जब देखे कि गांव के कुछ लोग थे जो जैसे होते हैं कि जो प्रभुत्व संपन्न लोग होते हैं, वो क्या करते थे कि जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज करते थे या फिर अपने अधिग्रहण में बहुत सारी जमीन ले लेते थे। लोगों को अधिक उपजाऊ जमीन में भी आप लोग देखते हैं कि कुछ ज़मीनें ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, कुछ उपजाऊ ज़मीनें बंजर होती हैं। तो जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, गरीब वर्ग के लोग होते थे, उनको अनउपजाऊ ज़मीनें दे दी जाती थी, और जो धनी वर्ग के लोग होते थे वो अपना क्या था, अच्छी अच्छी ज़मीनें बांट लेते थे। तो इस वजह से उसको भी समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट क्या किया गया, रैयतवाड़ी यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा अपनाई गई। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति खेती करेगा वो सीधे क्या करता था, सरकार को अपना उसके प्रति जिम्मेदार, मतलब उसको सीधे कर का भुगतान या लगान का भुगतान करता। ठीक, तो ये क्या थे, एक तरफ से भूमि सुधार में किए गए थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत किए गए। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार लिख लीजिए हेडिंग। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या लिखे हैं, भारत में भूमि सुधार लिख लीजिए। उसके आगे नीचे लिखिए, भूमि सुधार दो तरीके से किया जा सकता है। भूमि सुधार दो तरीके से किया जा सकता है। भूमि सुधार दो तरीके से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन,
सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन। दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से अपनाई गई नीतियां। पहला पॉइंट क्या था? सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन। दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से अपनाई गई नीतियां। अब ये बताइए सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन का मतलब क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन। आप लोगों ने हिस्ट्री में भूदान आंदोलन का नाम सुना? विनोबा भावे। तो क्या था भूदान आंदोलन? मतलब यह है कि जो भूदान आंदोलन क्यों किया गया था कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी वो क्या करे, अपनी जमीनें क्या करें, दूसरों को हस्तांतरित कर दे। क्या लिखा हुआ? स्वैच्छिक लिखा हुआ है ना। सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में स्वैच्छिक परिवर्तन, यानी कि आपके ऊपर नैतिक दबाव बनाया जाए, आपके ऊपर नैतिक उत्तरदायित्व बनाया जाए, ठीक है, कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, हालांकि आजकल चाहते थे जिसके पास जमीन हो किसी को कोई फ्री में बांटेगा नहीं बांटेगा, लेकिन उस समय थोड़ी परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। उस समय जमीनें सबके पास ज्यादातर मौजूद थी। तो इसीलिए जब विनोबा भावे ने क्या किया कि भूदान आंदोलन क्यों किया था कि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जमीनें लोगों को वितरित करें या लोगों को अनुदान दें। तो इसमें मतलब क्या था, एक तरह से भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया गया था। उसका मेन रीजन ये था कि सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में जो आय की असमानता है उसको दूर करने के लिए, जो कृषि क्षेत्र में आर्थिक विषमताएं मौजूद थी उसको दूर करने के लिए ये सब प्रयास किए गए। दूसरा चीज क्या है, आपने देखा प्रत्यक्ष कार्रवाई। सरकार के द्वारा बहुत जगह ऐसी नीतियां लाई गई जिसके पास जरूरत से ज्यादा जमीन होती थी, तो सरकार ने क्या किया, उसको अधिग्रहण करना शुरू किया और सरकार ने उसको क्या किया कि अपने अधीन लाना शुरू किया। आप जब एक समय देखेंगे जब मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी जमीनें लोग सरकार के द्वारा क्या की गई थी, अधिग्रहित की गई। जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीनें थी तो क्या किया गया था, वो क्या सरकार ने लीगल तौर पे एक लिमिट निर्धारित कर दी थी कि इसके ऊपर जिसकी ज़मीन होगी तो सरकार को हस्तांतरित करनी पड़ेगी, और सरकार ने उसको क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटा। ये क्या था, प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में। आप लोगों ने चकबंदी का नाम सुना होगा, हदबंदी का नाम सुना होगा। क्या होती है चकबंदी? चकबंदी में जो इधर उधर के खेत होते हैं वो एक जगह पे। तो इसके द्वारा सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये भी सुधार किए गए, यानी कि चकबंदी प्रणाली अपनाई गई। फिर आपके जब लेटेस्ट में देखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड और भी बहुत सारी फार्मिंग की बात सुनेंगे, वो काफ़ी विस्तार का विषय है। तो उसमें जैसे जैसे हम लोग कृषि के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे चर्चा करते जाएंगे, ठीक। अब आप लोग लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, ये थोड़ा सा शायद कभी किसी जगह पूछ लिया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। क्योंकि भूमि सुधार ये भी अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो लिख रहे हैं तो ये लाइन, क्योंकि भूमि सुधार राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। क्योंकि भूमि सुधार राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? आप लोगों ने संविधान में 3 अनुसूचियां पढ़ी हैं, कौन कौन सी? ये क्या है, राज्य सूची का विषय है ना, इसीलिए लिखा हुआ है। आप लोगों को पूछा जा सकता है अक्सर एग्जाम में कि भूमि किस अनुसूची का विषय है, तो क्या है, राज्य सूची। ठीक, इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा क्या लिखे हैं, राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। इसलिए इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत
जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया। सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक एक्ट जिसे कहते हैं, विधेयक पारित हो गया और माना जाता है कि मार्च 1968 तक मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पश्चिम बंगाल में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है। ऑपरेशन बरगा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है जो फसल के बटाईदारों को संरक्षण देने तथा उन्हें विस्थापित न करने की योजना, विस्थापित करने की योजना, हटा दीजिएगा, विस्थापित करने की योजना है जिससे जमींदार जब चाहे तब उन्हें निकाल ना सकें,
ये अक्सर आपको मान लीजिए खुदा न खास्ता पूछ लिया जाए, थोड़ा यूनिक है, स्पेसिफिक चीज़ है, ऑपरेशन बरगा। ठीक है, ऑपरेशन बरगा पहले यही पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित योजना है, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना है। किस लिए आई है, तो भूमि सुधार के अंतर्गत क्या है कि जो काश्तकार लोग हैं, तो जो जमींदार होते थे, जब चाहे जिसको निकाल दें, तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए यह योजना चलाई गई थी कि जो भी मतलब एक तरफ से कहा जाए कि जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मनमाने ढंग से निकाला ना जा सके। ठीक, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक स्टार लगा के, जो मुझे भूल जाए बात, स्टार लगा के लिख लीजिए। कर्नाटक देश का प्रथम राज्य है, कर्नाटक देश का प्रथम राज्य है, देश का प्रथम राज्य है जिसने वर्ष 2011-12 के लिए, जिसने वर्ष 2011-12 के लिए, जिसने वर्ष 2011-12 के लिए कृषि बजट प्रस्तुत किया था, कृषि बजट प्रस्तुत किया था। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कृषि जोत, हेडिंग डाल लीजिए कृषि जोत, कृषि जोत। भारत में कृषि जोत कितने प्रकार की पाई जाती है, किसी को पता है? प्रकारें पूछ लिया जाता है अक्सर, भारत में कृषि जोत कितने प्रकार की पाई जाती है? 3। कौन कौन सी? सिंचाई परियोजना बता दीजिए। पिछली बार पढ़ाया था हमको, पिछली बार वाले को बता दिया, बताए थे कि नहीं? कोई भी चल पढ़ाया था नहीं? अच्छा, तुम लोगों को करंट सिनेरियो बताया गया था बस, खाली लास्ट समय दौड़ाया गया था, वो जब एग्जाम आ गया था। लिख लीजिए, भारत में कृषि जोत 5 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में कृषि जोत 5 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में कृषि जोत 5 प्रकार के पाए जाते हैं। सीमांत जोत, लिख गया सब? कौन कौन से हैं ये आप लोगों से पहले तो पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि जोत कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की। पूछा जा सकता है बृहद कृषि जोत का आकार क्या है, 10 हेक्टेयर से अधिक। किसी का भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को अमाउंट याद रखना है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के लिए कृषि जनगणना का नाम सुने? भारत का सेंसस होता है ना, जो जनसंख्या
क्या कहते हैं, जनगणना होती है ना आपकी, उसी तरह कृषि गणना होती है। ठीक है, इस तरह जनसंख्या का हर 10 वर्ष में एक तरफ से कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है, हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है कि नहीं, पता है आपको? कितने साल में होती है? 10 साल में। और कृषि गणना कितने साल में होती है? गलती से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि गणना कितने वर्षों में की जाती है, तो क्या डालेंगे आप लोग? 5, 10, 15, 20, 20 साल का। तो कृषि गणना क्या होती है, हर 5 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है, लिखिए, लिखना हो लिख लीजिए। सर्वप्रथम 1970-71 में, सर्वप्रथम 1970-71 में कृषि गणना की गई थी। अरे अभी लेटेस्ट हुई है, कि तुम लोगों का होमवर्क है, जाके देखना 6वीं गणना आ गई है और उसका डेटा देखना कि कृषि क्षेत्र से संबंधित कितने सीमांत जोत के प्रतिशत है। जैसे 2015-16 में क्या था, लगभग 86% के आसपास क्या थे, सीमांत जोत। यही तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग कितने थे, 86% के आसपास सीमांत जोत थी। ठीक है, और मुश्किल से 1.3 के आसपास क्या थी, बृहद जोत। इसका डेटा मुझे नीचे वाले का क्लियर नहीं है, लेकिन उसका 86 था। तो ये आप लोगों को नई जो एग्रीकल्चर सेंसस आया है उसका आप लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज सीमांत जोत का है और कितना बृहद का है। ज्यादातर यही 2 डेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जाएंगे, कृषि गणना के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि गणना 5 वर्ष में बता दिया होती है। 70-71 में शायद पहली बार हुई थी, एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और लेटेस्ट अभी इसका डेटा आया है, तो आप लोगों को देखना है कि उसमें कितना प्रतिशत किसका है, कृषि क्षेत्र का है, और कितना क्या है, मतलब सीमांत जोत कितना है, बृहद जोत कितना है। ठीक, तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी। मेरी थोड़ा आज मीटिंग है, 2 बजे से थी, लेट हो गया इधर। कल देखते हैं कि कल क्लास होगी।